जय नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, जो हर एक क्लास के केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कहीं केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा, कुछ भी एक भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम आपसे कहते हैं आप ये लेक्चर लास्ट तक देखिए, आपको केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप ये लेक्चर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का हर एक बेसिक हम कवर करेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, कैसे जल बना होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इनका संकेत क्या होता है, इस सब चीज के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये लेक्चर खत्म होने तक बस आप देखिए और आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाला। चाहे किसी भी क्लास का केमिस्ट्री हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको चाहिए क्या होगा, तो सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, तो उसमें तत्वों का नाम याद होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तत्व क्या होते हैं, पहले आपको नाम याद होना चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे तत्व क्या होता है। क्योंकि आप ये अगर नाम ही नहीं जानेंगे तो तत्व नहीं समझ में आएगा। देखिए पहले आप कम से कम 20 तत्वों का नाम याद रखिए। वैसे तो तत्व जो होते हैं 118 होते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या 118 है, मतलब कि अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। लेकिन हमको याद कितना करना है, कंपलसरी है इतना, 20 तत्वों का नाम याद रहना चाहिए और 20 तत्वों का परमाणु क्रमांक। अगर आपको ये नहीं याद है तो कहीं भी पढ़ लीजिए, कतई पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा केमिस्ट्री। क्योंकि 20 तत्व का परमाणु क्रमांक और 20 तत्व का नाम आपको याद रहेगा तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे यौगिक बनते हैं, कैसे तत्व कौन से होते हैं, कैसे जल बनता है, ये सब चीज आप समझ पाएंगे। ठीक ना। तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और तत्वों का नाम याद कीजिए। चलिए हम साथ में एक बार याद भी करा देते हैं आपको। देखिए लाइन से परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे लाइन से। देखिए ये जो है इधर नाम लिखा हुआ है और इधर संकेत लिखा हुआ है तत्व का। ये नीला से जो लिखा हुआ है नाम है और जो काला से लिखा हुआ है ये संकेत है। अब ये संकेत क्या होता है, जैसे अगर हमको बताना है कोई तत्व हाइड्रोजन है तो इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन। अब इसको छोटा रूप में लिखने के लिए हम एक सिंबल बनाए और लिख दिए बस H लिख दिए। इसका मतलब ये क्या है बाबू, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। तो किसी भी तत्व को दर्शाने के लिए जिन प्रतीकों का यूज किया जाता है, उन्हीं प्रतीकों को क्या बोलते हैं, उन्हीं प्रतीकों को हम तत्व का संकेत बोलते हैं। ठीक ना, या परमाणु का संकेत बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु का संकेत क्या होता है, H होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है। लिथियम का Li होता है। मतलब हर एक परमाणु के लिए, हर एक तत्व के लिए एक संकेत बनाया गया, एक प्रतीक बनाया गया, एक सिंबल बनाया गया और उसी सिंबल से हर एक तत्व को दिखाया जाता है। तो आपको सिंबल याद होने चाहिए हर एक तत्व के, और हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको 20 तक के तत्वों के लिए याद करना है। देखिए हम एक बार याद कराते हैं। ये लाइन से लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। मतलब परमाणु क्रमांक जो है क्रमागत है, लाइन से लिखा हुआ है। कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आप कहेंगे आपको याद नहीं है, नहीं याद है, थोड़ा सा रुक रुक के हम बोल सकते हैं। ठीक ना, हमको आगे तक भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर ये तो ज्यादातर बच्चों को याद होता है, ज्यादातर बच्चों को सिंबल भी याद होता है। परमाणु क्रमांक में तन दिक्कत होता है, तो याद कर लीजिए। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। क्या, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 याद होता है, हीलियम का 2 ये भी याद होता है, लिथियम का 3 ये भी याद होता है। भुलाते कहां से हैं, तो बेरिलियम से भुलाते हैं। बेरिलियम का 4, बोरान का 5, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। ऐसे 3-4 बार रटिए, याद हो जाएगा। ये रटना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं याद करने का। ट्रिक बता देंगे, अभी ट्रिक बनाएंगे भुला जाएंगे अभी 2-4 दिन। तो ट्रिक से नहीं, अपने मन से याद कीजिए। कैसे, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का याद होता है 6 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8,
फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, नियॉन का 10, नियॉन का 10। देखिए फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, कार्बन का 6, उसके बाद नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, उसके बाद क्या आता है सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ये आपको याद रखना है, तो याद कीजिए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ये आपको आशा है कि याद कर लिए होंगे, 2-3 बार हम रट दिए खुद। अगर नहीं याद हुआ है तो आप 3-4 बार खुद अपने मन से रटिए, तब याद होगा। इसको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं, बस इतना ही है कि इसको रटना पड़ेगा, याद कीजिए। उसके बाद आप फिर से वीडियो देखिएगा, पहले आप इसको याद कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, रुक करके इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं तत्व होते क्या हैं। तत्व क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी एगो तो कंफर्म ही नहीं था, तत्व क्या होते हैं, एगो और ही वर्ड लिया के चिपका दिए, परमाणु क्या होते हैं। तो बाबू देखो, परमाणु क्या होते हैं, जैसे अगर हम किसी चीज को देखें, जैसे दीवार को देखें, तो दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ा गया है, तब जाके एक दीवार तैयार हुआ है, और दीवारों को जोड़ा गया है तब जाकर के एक रूम तैयार हुआ है ना। तो वैसे ही किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए कोई इकाई चाहिए। जैसे दीवार को बनाने के लिए एक यूनिट लगा है, एक इकाई लगा है, ईंट एक को जोड़े हैं, एक को ईंट जोड़े हैं, तब जाके दीवार बना है ना। वैसे ही कोई भी पदार्थ बना होता है परमाणुओं से मिलकर के, और परमाणु का साइज, हम परमाणु का आकार हम मानते हैं गोल। कैसा मानते हैं? फुटबॉल जैसा। कैसा परमाणु होता है? देखने में फुटबॉल जैसा होगा। याद रखिए, परमाणु कैसन तो फुटबॉल जैसन, कैसन परमाणु फुटबॉल जैसन, बस। तो परमाणु जो होता है फुटबॉल के आकार का होता है, और इसी से मिलकर के कोई भी तत्व बना होता है, या कोई भी यौगिक, कोई भी पदार्थ जो पृथ्वी पे उपलब्ध है, जो भी है, जो भी चीज है, वो किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर के बना। किससे बाबू? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। अब परमाणु की संरचना कैसे होती है? तो परमाणु की संरचना के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बस समझिए, ये फुटबॉल के जैसा दिखता है, हमको देखने में कैसा लगता है? फुटबॉल जैसन गोल रहता है, बीच में एक नाभिक रहता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना। ये फुटबॉल के जैसा दिखता है, इसके चारों तरफ नाभिक, बीच में छोटा सा एक नाभिक होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक ना। है खलिया रास्ता है, देखिए बीच में एगो छोटी चौकी नाभिक। अब परमाणु को धीरे धीरे इमेजिन करते जाइए, इमेजिन करते जाइए, एकदम फुटबॉल जैसा नहीं होता है, इमेजिन करिए कैसा होता है। तो बीच में एगो छोटी चौकी नाभिक है, जो कंचा, हम लोग गोली खेलते थे, गोली, ठीक ना, जो बचपन में खेलते थे कंचा, तो वही उसी कंचे के बराबर एक नाभिक है, और इस नाभिक में कुछ उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक को बनाया हुआ है। जैसे कांच से मिला करके कंचा बनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के ये नाभिक बनाता है, और इस नाभिक का चक्कर काटता रहता है इलेक्ट्रॉन, नाभिक का चक्कर काटता रहता है इलेक्ट्रॉन, और उसी के रास्ते को हम गोल बता रहे हैं। यही जो रास्ता है ना इलेक्ट्रॉन का, इसी रास्ते को हम इस गोलाई से दिखा रहे हैं, नहीं तो इसमें और कुछ नहीं है, इस परमाणु में और कुछ नहीं है। नाभिक है, इसके चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक ना। तो परमाणु को आप आशा है कि इमेजिन कर पा रहे होंगे क्या होता है। परमाणु हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो फुटबॉल के जैसा होता है, लेकिन अगर एकदम अच्छा से देखेंगे तो एगो बीचे में हेती चुकी गोली बराबर होता है, गोली बराबर नहीं, बहुत छोटा साइज होता है, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि जो कंचा होता है उसी के तरह का होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्करियाता रहता है, चक्करियाता रहता है। जैसे आप उसके घर का चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक का चक्कर लगाते रहता है, समझ में आया? तो वही होता है यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा परमाणु। परमाणु देखने में कैसा दिखता है। अब देखिए, अब होता क्या है, तत्व क्या होते हैं, अभी समझाएं कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के तत्व बने होते हैं। जैसे कि लोहा में देखेंगे तो बस आयरन के परमाणु होंगे, लोहा में देखेंगे तो बस Fe मिलकर के लोहा बनाया होगा। लोहा का एक टुकड़ा लेंगे, गुटका लेंगे लोहा का, तो लोहा जो है Fe से मिलकर के बना होगा, ठीक ना। वैसे ही आप एल्युमिनियम का एक टुकड़ा लेंगे तो बस उसमें एल्युमिनियम के परमाणु होंगे, बस एल्युमिनियम के परमाणु होंगे, बस एल्युमिनियम के परमाणु से मिलकर के वो एल्युमिनियम बना होगा,
ठीक ना। वैसे ही आप क्या ले लीजिए, सोडियम का टुकड़ा ले लीजिए, तो वो सोडियम से बस मिल करके बना है, बस सोडियम उसमें है ना। तो जो भी आप तत्व लेते हैं, जो भी आप तत्व लेते हैं, तत्व का जो भी टुकड़ा लेते हैं, वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है। जैसे आप लोहा लिए तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है, एल्युमिनियम का परमाणु है, बस लोहा का, आयरन का परमाणु F ही है। अगर आप एल्युमिनियम का टुकड़ा लेते हैं, एल्युमिनियम एक तत्व है, तो इसमें बस एल्युमिनियम के परमाणु होंगे, बस एल्युमिनियम के परमाणु, और कोई परमाणु नहीं है। वैसे ही आप सोडियम का टुकड़ा लेते हैं तो सोडियम एक तत्व है, और तत्व की खासियत है कि उसमें केवल एक ही तरह के क्या रहेंगे, परमाणु रहेंगे, केवल एक ही तरह के परमाणु रहेंगे। ये आपकी जिंदगी नहीं है कि इसमें कोई भी आके रह सकता है, ठीक ना। तो जो तत्व होते हैं, जो तत्व होते हैं उसमें केवल एक ही तरह के परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को तत्व बोला जाता है। जैसे शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा में लोहा के बस परमाणु होंगे, शुद्ध लोहा में बस लोहा के परमाणु होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब आएगा। जितना तत्व आप देखें 118 गो पीरियोडिक टेबल में तत्व होता है ना, तो 118 तत्व जो है तत्वों के समूह में ही आ जाए, ठीक ना। सभी 118 जो होते हैं तत्व ही होते हैं। अब आता है यौगिक। अब क्या आता है यौगिक? यौगिक क्या होता है? तो यौगिक कुछ नहीं है, जब किसी तत्व के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोला जाता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आया। देखिए, हम कहते हैं कि अगर हम एक जल का अणु लेते हैं, जल मतलब H2O, कहा बाबू, H2O यानी कि जल। अब ये जल में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। और कहीं से भी आप नदी का जल लाइए, समुद्र का जल लाइए, नारी का जल लाइए, कहीं से भी आप पानी उठा के लाइए, नारी का, पंडोहा का, कहीं से उठा के लाइए, उस पानी में अगर कचरा को छोड़ दिया जाए तो शुद्ध पानी में हमेशा हाइड्रोजन का 2 परमाणु रहेगा, ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, 2 संबंध 1। अनुपात क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, 2 संबंध 1। तो वही बोला जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिला जाता है तो क्या बनता है? तब यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम ऐसे ही अटरंडम मिला रहे थे तो H3O कौन यौगिक है? नहीं है। H3O मतलब ऐसे होता है, लेकिन H3O H4O कह देते हैं, H4O कौन यौगिक है? नहीं है, कौन यौगिक नहीं है, सब बन ही नहीं सकता। हम कहे कि बस हाइड्रोजन ऐसे ये यौगिक है, नहीं है। क्यों यौगिक नहीं है? क्योंकि ये तत्व है और कैसा है? शुद्ध रूप में, परमाणु रूप में, जैसा हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है, ठीक ना। तो हम कहे कि देखिए, अगर आप यौगिक बना रहे हैं तो यौगिक कैसा बनना चाहिए? परमाणुओं से मिलकर तो बनेगा, कई तरह के तत्वों से। देखिए, तत्व में क्या था? एक ही तरह का परमाणु था। यौगिक में क्या है? कई तरह के परमाणु आ सकते हैं, लेकिन उन परमाणुओं का अनुपात निश्चित रहेगा, उन परमाणुओं की मात्रा निश्चित रहेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1। जल के एक अणु में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, ठीक ना। तो हर जगह जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात नियत रहेगा। वैसे ही आप कहते हैं कि दूसरा यौगिक से समझाइए। लीजिए, दूसरा यौगिक हम मान लेते हैं मेथेन, CH4, जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है, आप सुने होंगे, प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, ठीक ना। तो ये गोबर गैस जो होता है मेथेन, यही जो होता है, इसमें देखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो हमेशा कहीं से आप मेथेन लाएंगे, उसमें क्या रहेगा? परमाणु की संख्या का अनुपात जो है नियत रहेगा। जैसे 1 संबंध 4, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो यही बोला जा रहा है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि जल, मेथेन, नमक में भी देखेंगे तो नमक को देखिए NaCl नमक होता है, NaCl। इसमें सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु 1 संबंध 1 का अनुपात है। मतलब 1 सोडियम तो 1 क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा? नमक बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? यौगिक हैं। ये सारी चीजें क्या है बाबू? यौगिक हैं, ठीक ना। अब आता है आबंध। ये आबंध क्या होता है? देखिए,
ये जो यौगिक बने हैं, यौगिक मीथेन बना है, जल बना है और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बना है। अब इनको बनाने के लिए परमाणुओं को पास में आना पड़ेगा और एक दूसरे से रिश्ता बनाना पड़ेगा। इस रिश्ते को बनाने के लिए काम कौन करता है? आबंध करता है, जिसको बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे आपकी बॉन्डिंग अगर किसी के साथ हो जाती है तो रिश्ता तोड़ना असंभव हो जाता है, आप क्या बन जाते हैं? एक कपल बन जाते हैं। वैसे यहाँ पे जब परमाणु जो होते हैं, परमाणु आपस में मिल करके एक साथ रहने लगते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। कैसे रहने लगते हैं? निश्चित अनुपात में। कैसे? निश्चित अनुपात में, ठीक ना? निश्चित अनुपात में रहेंगे सब, ठीक। अब देखिए, जैसे एक लड़की का अगर 2 बॉयफ्रेंड होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, नहीं चल सकता। वैसे परमाणुओं के साथ निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक ना? NaCl है तो उसमें Na1Cl1, यानी कि अनुपात क्या है बाबू? निश्चित है, ठीक ना? निश्चित है। एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन ही रह सकता है। ऐसे जल के साथ देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन रह सकता है, तब जल बनेगा, यानी निश्चित अनुपात है, ठीक। अब ये आबंध क्या होते हैं? तो आबंध अभी बताए हैं कि दोनों को मिलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? आबंध। दोनों को मिलाकर एक साथ बांधे रखेगा, उसी को आबंध बोलते हैं। एक साथ बांधे रखेगा, जो चीज एक साथ बांधे रखेगा इनको, उसी को बोलते हैं आबंध। रिश्ता जोड़ने का काम, 2 परमाणुओं के बीच रिश्ता जोड़ने का काम जो करता है, उसी को बोलते हैं आबंध। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से वह आकर्षण बल जो तत्वों को आपस में बांधे रखता है, जिससे कि यौगिक का निर्माण होता है, आबंध कहलाता है। ये दोनों जो है आपस में नहीं रह सकते हैं, साथ साथ नहीं रह सकते हैं। अगर किसी से रिश्ता नहीं हो तो आप ज़्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रह सकते हैं, बिना मतलब के नहीं रह सकते हैं, है ना? वैसे ही तत्वों के साथ ये बिना मतलब के नहीं रह सकते हैं, इनके साथ भी रिश्ता बनाना पड़ता है। अगर ये आपस में रिश्ता बना लेते हैं तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है, ऐसे यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक। तो वही बोल रहा है कि वह आकर्षण बल, जैसे कि सोडियम एक तत्व है और क्लोरीन दूसरा तत्व है, इन दोनों के बीच कोई बल लगाए जिसके चलते ये क्या है? एक साथ बंधे हुए हैं, तो वह आकर्षण बल जिनसे कि क्या होता है? तत्वों को आपस में बांधे रखते हैं। वह आकर्षण बल जो तत्वों को आपस में बांधे रखता है, क्या कहलाता है? वही कहलाता है आबंध। वही कहलाता है आबंध, जिससे कि यौगिक का निर्माण होता है। अगर ये आबंध नहीं रहता, ये आकर्षण बल नहीं रहता, क्लोरीन कहीं और ही छुटा घूम रहा होता, सोडियम कहीं और ही छुटा घूम रहा होता, आप यौगिक नहीं बना सकते थे। तो आकर्षण बल जो है, दोनों को जो एक पास रखने का काम कर रहा है, वही क्या है? वही है ये आबंध। अब ये बनता कैसे? तो आप जानते हैं, रिश्ते में हमेशा कुछ देना पड़ता है अपना और कुछ लेना पड़ता है किसी का, है ना? रिश्ते में रिश्ता तभी बन सकता है जब लेन देन होता है, ठीक। लेन देन होता है तभी रिश्ता बनता है। इसे शादी ब्याह में भी आप देखेंगे, हम दहेज का बात नहीं कर रहे हैं, कई लोग दहेज पे चले जाएंगे। देखिए ये जो आबंध है, ये कैसे बनता है? तो लेन देन के कारण ही आबंध बन सकता है। अगर आप लेन देन नहीं करते हैं तो मोह नहीं रहेगा। जैसे आप देखेंगे शादी में लड़की लड़के के घर जाती है, तो मतलब कि एक इंसान का क्या हुआ है? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हुआ है और उसी के मोह के चलते वहाँ पे रिश्ता बना हुआ है। क्या हुआ? उसी के मोह के चलते वहां पे रिश्ता बना हुआ। वैसे ही क्या होता है? परमाणुओं के बीच, जो तत्व के परमाणु हैं, उनके बीच लेन देन होता है और उसी लेन देन के चलते रिश्ता बनता है और उसी रिश्ते को हम बोलते हैं आबंध। अब ये आबंध 3 तरीके से हो सकता है। जैसे शादी ब्याह भी कई तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, एक कोर्ट मैरिज, 3 तरह का होता है ना। एक और चौथा आ गया भाग मैरिज, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे आबंध भी 3 तरह के होते हैं, ठीक शादी ब्याह की तरह। ये आबंध भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक आबंध, एक होता है सहसंयोजक आबंध और एक होता है उपसहसंयोजक आबंध। मतलब 3 तरीके से क्या हो सकता है? बंध बन सकता है। कैसे? तो देखिए, हम जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, इनका जो बाहर वाला जो भी पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो पहले ये समझिए, उसके बाद आप आबंध के बारे में समझेंगे। देखिए, किसी भी परमाणु में ये हमारा परमाणु है, रेड कलर से बना रहे, ये हमारा परमाणु है। इस परमाणु के अंदर नाभिक होता है
और इस नाभिक के अंदर क्या होता है बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन से हमको आबंध में कोनो मतलब नहीं है, ये न्यूट्रॉन चुपचाप अपना बैठा रहता है, कोनो दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिए, न्यूट्रॉन को हटा दीजिए। बस समझिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का बीच वाला जो नाभिक है इसका निर्माण किए। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से हमको मतलब है प्रोटॉन से, किससे मतलब है बाबू, प्रोटॉन से। प्रोटॉन क्या होते हैं, तो प्रोटॉन जो होता है किसी भी परमाणु का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक ही उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। हर एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। हम जानते हैं परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक ही मूल कण है, इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चकरिया रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए कुछ हो जाए कोनो मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर ये प्रोटॉन देखेंगे और न्यूट्रॉन तो साथे साथे रह रहे थे सर, न्यूट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉन केवल एगो होता है, इसमें हीलियम में प्रोटॉन दूगो होता है, दूगो प्रोटॉन होता है, और लिथियम में 3 गो प्रोटॉन होता है। इसमें क्या आगे आता है, बेरिलियम, बेरिलियम में 4 गो प्रोटॉन होता है। मतलब कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसमें उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। क्या समझिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है, पहले हम समझते हैं तत्व को दर्शाते कैसे। अगर कोई तत्व X है, अगर कोई तत्व X है तो उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे ऐसे Z से दिखा देंगे, या यहाँ पे Z से दिखा देंगे, कहीं पे एक तरफ Z से दिखा दिया जाता है। कोई भी X परमाणु है, अब इसका परमाणु मतलब संकेत है परमाणु का, ये Z जो है ये परमाणु क्रमांक को दिखाता है। इसके मूड़ी पे लिख देंगे इसका भार। भार कहाँ लेके चला जाता है, मूड़ी पे लेके चला जाता है। तो जो परमाणु के ऊपर भार होता है ना, वो भार क्या होता है, परमाणु भार होता है, जो लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे इसको A से दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो इसके मूड़ी पे 1 चिपका दीजिए। हीलियम का परमाणु भार होता है 4, तो इसके मूड़ी पे 4 चिपका दीजिए, ठीक ना। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, तो इसके मूड़ी पे 7 चिपका दीजिए। मतलब जो भी परमाणु भार होगा किसी भी परमाणु के संकेत के मूड़ी पे लिखा होगा, कैसे कि भार हमेशा मूड़ी पे लेके चला जाता है, ठीक ना। भार हमेशा मूड़ी पे लेके चला जाता है, बोझा हमेशा मूड़ी पे लेके ढोया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वैसे ही परमाणु का संकेत होता है। अब परमाणुओं में होते क्या है, तो हम बता दिए परमाणु में बाबू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है, देखिए हम कहें परमाणु को दर्शाते हैं ऐसे, ये ऊपर वाला A जो है इसको बोलते हैं परमाणु भार, और नीचे जो पैर में है क्रमांक है। तो Z बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं। अब ये Z जो होता है, Z जो होता है ये क्या बताता है, Z बताता है, परमाणु क्रमांक बताता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल 1 ही प्रोटॉन है। क्या बाबू, केवल 1 ही प्रोटॉन है। और ऐसे ही हीलियम का परमाणु क्रमांक अगर 2 है तो इसका मतलब है कि हीलियम के परमाणु के नाभिक में केवल 2 गो प्रोटॉन है ना। ऐसे समझा जाता है। तो ये जो ये Z है, ये परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या। क्या बताता है बाबू, प्रोटॉनों की संख्या, किसमें, किसी भी परमाणु के नाभिक में। इतना तो समझ में आया होगा, आशा है, इतना तो आशा है कि समझ में आया होगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बताता है। और एक खासियत ये भी है कि अगर किसी परमाणु से ना तो इलेक्ट्रॉन निकला है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन परमाणु ग्रहण किया है, मतलब कि जैसे परमाणु था वैसे ही रह गया, न्यूट्रल था न्यूट्रल है, तो किसी भी परमाणु में, किसी भी मूल रूप से जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कोई भी अगर परमाणु रहेगा, अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब ना तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है और ना ही वो किसी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके रखा है। परमाणुओं की खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करके और बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग का मतलब रिश्ता बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे चाहे ले करके रिश्ता बनाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ शादी होता है वैसे परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना। तो वैसे ही रिश्ता बनता है। अब ये जो परमाणु है अगर कहीं पे रिश्ता नहीं बनाया हुआ है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं दान किया हुआ है, कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो परमाणु न्यूट्रल है।
अगर कोई परमाणु न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि उदासीन परमाणु उदासीन परमाणु में क्या होता है बाबू, Z बराबर P बराबर E, मतलब कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या को भी बताता है, साथ ही साथ उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। उदासीन परमाणु का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो लिया है, जैसा था वैसा है, बस सिंगल है वो परमाणु, सिंगल है। सिंपल सा बात है, परमाणु सिंगल है, बात खत्म। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब आपको इतना मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी परमाणु में। तो आप फट से बताइएगा, जब कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कहिएगा कि अगर हाइड्रोजन उदासीन है तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई पूछेगा हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो Z के ही बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के ही बराबर होती है। कब? जब परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं तो अभी बताएं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये नाभिक है हमारा, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घुमरियाता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। लेकिन हर एक रास्ते पे अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो गोल गोल दिखा रहे हैं, ये तो बीच वाला तो नाभिक है, इसके चारों तरफ 3 गोल गोल खींचे, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का बस रास्ता। ऐसा कुछ गोल गोल परमाणु में होता ही नहीं है, खलिया होता है बस। नाभिक के अलावा परमाणु में और कुछ नहीं होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घुरिया रहे होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन का हम रास्ता गोल गोल बना है, समझ रहे हैं? तो यही इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। नहीं तो बस परमाणु में नाभिक होता है और सब खलिया जगह होता है, खलिया जगह। बस ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इतना ही छोटा परमाणु होता है, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर के कोटि का होता है। ठीक ना? तो ये परमाणु है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि पहला रास्ता जो सबसे पास में होता है परमाणु के, जो परमाणु के नाभिक के सबसे पास में होता है, इस रास्ते पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्रिया सकते हैं बाबू। क्या? 2 ही इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक का चक्कर लगा सकते हैं पहले रास्ते पे 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस परमाणु का दूसरा रास्ता, परमाणु के चारों तरफ का दूसरा जो चक्कर वाला रास्ता है, इस रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ये डॉट से हम क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 है 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले कोष में देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता है इसको बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं बाबू? कोष। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। तो परमाणु में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन के कोष होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रास्ते होते हैं। तो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्करिया रहा है, अब चक्कर काट रहा है बाबू। तो इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन काट रहा है तो रास्ता भी बन रहा है, और रास्ते को हम क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। तो परमाणु में क्या होता है? कोष भी होता है। परमाणु में क्या होता है? कोष भी होता है। अब आप देखेंगे तो कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स चक्कर, हर एक कोष में, हर एक रास्ते पे फिक्स संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पहले रास्ते पे चक्कर लगा सकते हैं? 2। हो सकता है कि पहले रास्ते पे एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, लेकिन अधिकतम कितना? तो अधिकतम 2। इससे ज्यादा पहले रास्ते पे चक्कर नहीं लगा सकते। पहले रास्ते पे कौ चक्कर लगा सकते हैं? केवल 2। पहले रास्ते से केवल 2 चक्कर लगा सकते हैं, दूसरे रास्ते से 8 हो, तीसरे रास्ते से 18 हो, चौथे रास्ते से 32 हो। ठीक ना? ऐसे आप कहेंगे, कैसे आप कह दे रहे हैं? तो इसका फार्मूला होता है 2n²। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोष में नोट कर सकते हैं आप, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोष क्या है? इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। और n इसमें क्या है? तो n बराबर कोष की संख्या, कोष की संख्या। ठीक ना बाबू?
ठीक ना। तो अब देखिए अगर आप इसमें मान रखेंगे तो आप देखिएगा तो 2 और n का मान मतलब पहला कोस है, पहला कोस इसको 1 से दिखाएंगे, इसको 2 से। अब देखिए कोस को अगर आपको दिखाना है तो कोस को दिखाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है कि आपको कोस नंबरिंग से दिखा सकते हैं, पहला कोस, दूसरा कोस, तीसरा कोस, चौथा कोस। और दूसरा तरीका है कि आपके L, M, N से भी कोसों को दिखा सकते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल भी दिखा सकते हैं और आप ऐसे 1 2 3 4 करके भी दिखा सकते हैं। आप कहेंगे ABCD का है, नहीं बाबू ABCD नहीं लिया जाता है, इसका मानक जो है उसको मानिए, ठीक है। तो जो कोस जो है इनको K, L, M, N से दिखाया जाता है सिंपली, ठीक। आप चाहें तो 1 2 3 से भी दिखा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे 1 2 3 से दिखा रहे हैं, पहला कोस, दूसरा कोस, ऐसे ही कोई अगला आएगा तीसरा कोस, ठीक ना। तो अब आप कहेंगे कि पहले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहला कोस n बराबर यहाँ पे क्या है, n बराबर 1, तो n का मान रखिए 2n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 1 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 2, यानी पहले कोस में 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही आप कहेंगे दूसरे कोस में कितना इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे कोस में 2n स्क्वायर, n का मान दूसरे कोस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, दूसरे कोस में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फार्मूला है, 2n स्क्वायर, किस कोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको निकाला जा सकता है इस फार्मूले से, तो आप याद रख सकते हैं। अब आप बॉन्डिंग करना सीखेंगे। बॉन्डिंग करना कैसे सीखेंगे, तो बॉन्डिंग करना सिखाते हैं हम आपको, तब सीखेंगे आप, ऐसे थोड़ी ना सीखेंगे, सिखाना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी सीख सकते हैं। चलिए ये आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, हर एक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। मैक्सिमम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, इतनी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। अब आता है आयनिक आबंध। होता क्या है, अगर बॉन्डिंग करना है किसी को भी अगर बॉन्डिंग करना है तो हर एक परमाणु चाहता है हम अस्थाई हो जाएं, हर एक परमाणु चाहता है हम अस्थाई हो जाए। आदमी शादी ब्याह क्या करता है, अस्थाई हो जाए, चक्कर पकड़ नहीं करेगा, जब बीवी आ जाएगी तो चक्कर पकड़ करने से मना कर देगी, है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे भी परमाणु अस्थाई होना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब परमाणु का जो अस्थायित्व वो कैसे प्राप्त होता है इसको समझते हैं। तो परमाणु अस्थायी तभी हो सकते हैं या तो उसके बाहरी कोष यानी पहले कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप पहला कोष को बस देख रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी वो नोबल गैस के भांति व्यवहार करना चाहिए। नोबल गैस कैसा होता है, जैसे हीलियम के भांति। हीलियम जो होता है ये क्या होता है, पहले से अस्थाई होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थाई है, तो ये अवकात भर में अपने अस्थाई है। कहाँ से कि हीलियम को कौन इलेक्ट्रॉन देने नहीं आएगा। अगर हीलियम कहेगा कि हम 8 गो लेके अस्थाई होंगे तो हीलियम के पास 2 गो है, कौन 6 गो देने ही नहीं आएगा। अवकात भर का बात किया जाता है, तो वही हीलियम अपने अवकात में रहता है और कहता है हम 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके अस्थाई हैं, ठीक है। तो अभी हीलियम को छोड़िए, पहले समझिए, अगर किसी परमाणु को अस्थाई होना है, हीलियम को छोड़ करके, तो उसके सबसे बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अस्थाई है। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 गो है, तब वो अस्थाई रहेगा, अस्थाई नहीं रहेगा। तो हर एक परमाणु यही चाहता है कि हमारे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। जैसे हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसके बाहरी कोष में कौ गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बाबू जो गो प्रोटॉन तो गो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दौड़ता रहेगा, बाहरी कोष से पहला कोष ही है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम जो है, हीलियम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम को आप देखेंगे तो हीलियम का ये परमाणु है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे आप नियॉन को देखिए, नियॉन का परमाणु क्रमांक बाबू 10 है ना। अब ये 10 है, कोई भी परमाणु नोबेल गैस की तरह जो है क्या होने चाहते हैं, वो अस्थाई होने चाहते हैं। नोबेल गैस की तरह अगर बन जाएंगे तो वो अस्थाई हो जाएंगे। नोबेल गैस में या तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है,
जो अगर पहला कोष है किसी नोबल गैस का, पहला कोष अगर है, पहले कोष को लेकर वह अस्थायी हो रहा है तो उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई नोबल गैस है और उसमें पहला कोष बाहरी कोष नहीं है, देखिए यहाँ पे हीलियम का देखेंगे तो बाहरी कोष पहला कोष ही है, तो ये द्वितीय को लेकर अस्थायी रहता है, द्वितीय को लेकर अस्थायी रहता है। तो अगर किसी परमाणु का बाहरी कोष पहला कोष है, अगर किसी परमाणु का एकदम बाह्यतम कोष पहला कोष है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो जाएगा। अगर किसी परमाणु का बाह्यतम कोष पहला के अलावा और कोई भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथो, तो उसका अस्थायी होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे नियॉन को आप देखिएगा तो नियॉन का परमाणु अगर बनाइएगा तो ये नाभिक हो गया। नियॉन में 10 गो इलेक्ट्रॉन, एगो पहला कोष, एगो दूसरा कोष, भरते हैं 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? देखिए नियॉन भी ये क्या है? नोबल गैस है। तो नियॉन नोबल गैसों में आता है, मतलब अस्थायी रहता है। तो नियॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, देखिए एकदम अंदर से भरते आते हैं, पहले से लास्ट तक भरते जाएंगे। तो पहले कोष में मैक्सिमम भरेंगे तभी दूसरे कोष में भरने जाएंगे। ये नहीं कि पहला में एगो भर के दूसरा में घुस गया, नहीं, पहला में मैक्सिमम भरेंगे, फिर दूसरा में मैक्सिमम भरेंगे, तब तीसरा में जाएंगे। पहला में मैक्सिमम 2 आ सकता है तो पहला में मैक्सिमम भर दिए। अब अगले कोष में जाएंगे, अगला कोष में कितना आ सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में होंगे। तो अब आप देखेंगे कि पूरा इलेक्ट्रॉन जो है कितना हो रहा है? 2 और 8 10, मतलब कि जो नियॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 भर गई, इतने ही इलेक्ट्रॉन नियॉन में होते भी। तो अब आप देखेंगे नियॉन जो है अस्थायी क्यों है? अस्थायी इसीलिए है क्योंकि इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष इसका चौथा कोष है तो दूसरा कोष है। इसमें हीलियम को देखेंगे, हीलियम भी अस्थायी होता है, हीलियम भी अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि इसका बाह्यतम कोष कौन सा? इसका बाह्यतम कोष पहला कोष है। अब पहला कोष में इलेक्ट्रॉन अगर 2 गो रहेगा तो अस्थायी है परमाणु। अगर पहला कोष में अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु अस्थायी है, और नहीं तो अस्थायी नहीं है। वैसे यहाँ पे ये परमाणु जो है ये क्या होता है? अष्टक अपना पूरा करते हैं, जिसका पहला कोष बाहरी कोष नहीं होता है, और जिसका पहला कोष बाहरी कोष होता है वो अपना क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो जाते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन हीलियम का देखा देखी करता है, कहता है देखो हमको ढेर चक्कर पकड़ नहीं करना है, हमारे पास एगो इलेक्ट्रॉन है, एगो कौन और ही दे देगा, हम अस्थायी हो जाएंगे। हाइड्रोजन 2 लेके अस्थायी हो जाता है। कैसे बन जाता है? हीलियम की तरह। अपने पड़ोसी को देखकर आप वैसे ही कॉपी करना चाहते हैं, वैसे ही हीलियम जो है, हीलियम के जस्ट पास में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हीलियम देख रहे हैं पास से में, तो हाइड्रोजन जो है हीलियम के भांति व्यवहार करता है, उसका कॉपी करता है हाइड्रोजन, और एगो किसी से इलेक्ट्रॉन मांग के अस्थायी हो जाएगा। कैसे कि हाइड्रोजन के पास एक ही था, एगो किसी से मांगेगा तब ये अस्थायी होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी हो जाता है हाइड्रोजन। वैसे ये त्याग कर भी अस्थायी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड ये त्याग कर भी बनाता है। तो वैसे ये हाइड्रोजन अपवाद में आता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये अपवाद है। तो इसको उतना ध्यान नहीं देना, बस ध्यान रखिएगा त्याग कर भी अस्थायी हो सकता है, लेकर भी अस्थायी हो सकता है। तो किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसका अष्टक पूरा होना चाहिए, या बाहरी कोष अगर कोष नंबर 1 है, अगर के कोष है तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाकर के वो परमाणु अस्थायी कहलाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका परमाणु के अस्थायी होने का नियम। ऐसे ही परमाणु अस्थायी होते हैं। अब होता यही है कि आयनिक बंध क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से परमाणु के बीच जो बंध बनता है आयनिक बंध बनता है। कैसे लेन देन होता है समझाते हैं आपको। लेन देन कैसे हुआ? कोई भी परमाणु अभी तक तो हम समझाएं अस्थायी होगा, अस्थायी रहना ही चाहेगा। कोई भी अस्थायी होना चाहता है ना? वैसे परमाणु भी अस्थायी होना चाहते हैं, और अस्थायी होना चाहते हैं तो अस्थायी होने के लिए उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम हाइड्रोजन के केस में अपवाद आता है। तो आप आयनिक बंध देखिए कैसे बनता है। जैसे हम लेते हैं आपको सोडियम, आपको नहीं लेते हैं, सोडियम को लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक बाबू 11 होता है। सोडियम का परमाणु बनाइए। सोडियम का अगर आप परमाणु बनाते हैं तो कैसन बनेगा? मान लीजिए परमाणु का नाभिक है। अब परमाणु के नाभिक में 11 गो प्रोटॉन है। 11 गो प्रोटॉन है, इसमें कोष बनाइए 1 2 3।
ये कोष हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का रास्ता हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाइए। कैसे भरते हैं? अंदर से भरते हुए बाहर की तरफ आते हैं, मैक्सिमम भरते जाएंगे। देखिए 11 गो इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 गो तो पहला कोष में आ जाएगा, पहला कोष में 2 आ जाएगा, दूसरे कोष में 8 गो आ जाएगा, दूसरे कोष में 8 गो आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, है ना। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, दूसरे कोष में 8 गो भर गया, यानी 10 गो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। बचा को है 1 गो। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11। अगर न्यूट्रल एटम है तो हम न्यूट्रल एटम की बात ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सोडियम जो है इसमें 10 गो भर दिए, 1 गो और बचा, 1 गो बच गया तो तीसरे कोष में, क्योंकि दूसरे कोष में मैक्सिमम 8 गो भर सकते हैं, तो इसमें और नहीं भर सकते हैं। 8 गो भर दिया, अब 1 गो बचा तो बाहरी कोष में चला गया, बाहरी कोष में चला गया। वहीं पे आप क्लोरीन को लीजिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, आप देख सकते हैं इसमें। इसका परमाणु एक बार बनाइए, इसका परमाणु बना करके देखिए ये क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन का ये परमाणु है, क्लोरीन का ये परमाणु है, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कौ गो इलेक्ट्रॉन भरना है? जौन परमाणु क्रमांक है 17, तो 17 गो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले 2 गो, पहला कोष में मैक्सिमम 2 गो आ सकता है, 2 गो भर दिए। दूसरा में 8 गो आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 2 8 10 बचा 7 गो, 7 गो ये लास्ट वाले कोष में भरेगा, क्योंकि इसमें 18 गो भर सकता है बाबू। 2 8 18 32 अभी ना बताए हैं। तो 2 गो पहले में, दूसरे में 8 गो, तीसरे में 18 गो, मैक्सिमम 18 गो। लेकिन हमारे पास तो 7 गो है, तो 7 गो ना भरेंगे। मैक्सिमम भरा जाता है कब? जब रहता है इलेक्ट्रॉन, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, बात खत्म, ठीक ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 गो इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। अब इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। लेकिन किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए बाबू अभी बताए हैं, अगर बाहरी कोष एक पहले कोष के अलावा और कोई भी है तो वो कैसा होगा? वो अस्थायी होने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसमें देखेंगे तो इसके बाहरी कोष में 1 गो है, इसके बाहरी कोष में 7 गो है। अब आप कहेंगे इसको 7 गो दे दीजिए, अस्थायी हो जाएगा। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसका नियम होता है कि कोई भी परमाणु अपना पूरा इलेक्ट्रॉन कितना दान कर सकता है, या कोई भी परमाणु पूरा कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए इसका नियम यही है कि कोई भी परमाणु मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे सकता है। अगर किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु ले रहा है और तब अस्थायी हो रहा है, इसको चाहिए ना बाबू। देखो क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 गो, 1 गो इसको मिल जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, 1 गो मिल जाएगा, 8 गो हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इसका नियम यही होता है कि कोई भी परमाणु जो है मैक्सिमम किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या किसी को 3 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है और ना ही ले सकता है। साझेदारी की बात अलग होती है, अभी बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सोडियम को अगर बाहरी कोष में 8 करना हुआ तो सोडियम क्या करेगा? कहेगा हमको 7 को दीजिए, 7 को कौन देवे नहीं करेगा, क्योंकि नियम है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। या तो 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो क्लोरीन कहता है देखो सोडियम, देखो हमको तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो दान में, 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको अपना दे दो दान में, और तुम अपना बाहरी कोष खत्म कर लो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देता है। क्या करेगा बाबू? सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब आप गिनिए तो क्लोरीन में कितना हो गया? क्लोरीन में कितना हो गया? क्लोरीन में हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में। और सोडियम का बाहरी कोष क्यों था? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें था, इसीलिए बाहरी कोष था। इलेक्ट्रॉन का रास्ता ही तो कोष होता है। अब इलेक्ट्रॉन में गायब है तो कोष खत्म, इलेक्ट्रॉन में गायब है तो रास्ता खत्म, रास्ता का कोई मतलब नहीं। अब बाहरी कोष क्या बचा? अब बाहरी कोष दूसरा कोष बचा। और आप देखेंगे दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्या बनता है? ऐसे बंध बनता है। ऐसे क्या बनता है बाबू? बंध बनता है। अब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये अस्थायी हो गया और ये भी अस्थायी हो गया। अब इन दोनों में बॉन्डिंग हुआ, लेन देन हुआ तो बॉन्डिंग हुआ। कैसे बॉन्डिंग हुआ? तो देखिए कोई भी प्रोटॉन
एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो न्यूट्रल बन जाता है। मतलब अगर बराबर मात्रा में प्रोटॉन और बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे 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 आप देखेंगे तो आप देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रल कर सकता है। मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के रह सकते हैं साथ में, एगो प्रोटॉन एगो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देगा। वही होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, सोडियम में 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। ये 11 मिलकर के प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव के प्रभाव को खत्म करके जीरो कर देता है। जैसे किसी का ब्याह शादी हो जाता है तो उसका चगर पगर पूरा जीरो हो जाता है, वही बात है ना। अगर दूसरकी वाली है तो डिसबैलेंस हो जाता है ना। वही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी अगर बराबर मात्रा में है तब तो ठीक है, बराबर मात्रा में सब कुछ है तब तो ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग मात्रा हुआ तो डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो परमाणु क्रमांक अभी भी सोडियम का 11 है, लेकिन सोडियम में प्रोटॉन अभी भी कितना 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एगो क्लोरीन को ये दान कर चुका है। और जैसे एगो इलेक्ट्रॉन दान किया, इलेक्ट्रॉन कितना बचा 10 गो। तो अब डिसबैलेंस हुआ कि नहीं, 11 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, निगेटिव चार्ज का संख्या कम है। अब दबदबा किसका रहेगा इस परमाणु पे, प्लस चार्ज का, क्योंकि प्लस की अधिकता है। दोनों बराबर थे तब किसी का दबदबा नहीं था, लेकिन अब प्लस चार्ज, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से। अब 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10 गो इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन अभी भी 11 गो, प्रोटॉन कहीं नहीं गया है, कहीं प्रोटॉन नहीं गया परमाणु में ही। तो अब आप देखेंगे तो इस सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इस पे प्लस का दबदबा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन पहले न्यूट्रल था। क्लोरीन पहले न्यूट्रल क्यों था, क्योंकि क्लोरीन में पहले 17 को पॉजिटिव चार्ज यानी 17 को प्रोटॉन थे और 17 को ही इलेक्ट्रॉन थे। ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे थे। लेकिन एगो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन हो गया 18 को। अब डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब प्रभाव किसका दिखेगा, जिसकी अधिकता है, जिसकी संख्या ज़्यादा है। 18 इलेक्ट्रॉन 18 निगेटिव चार्ज की अधिकता ज़्यादा है। तो निगेटिव चार्ज की अधिकता ज़्यादा, इसलिए क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। क्या आ गया बाबू, माइनस चार्ज आ गया। अब देखिए गुण होता है प्लस और माइनस चार्ज का। प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, खींच करके पास आना चाहते हैं। प्लस प्लस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन प्लस माइनस अगर अलग अलग चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही यहाँ पे भी होता है, प्लस वाला माइनस वाले को खींचता है, आ जाओ हमारे पास, हम तुमको बाहों में भर ले। ये आ जाता है, ये सोडियम का परमाणु और ये इधर से क्लोरीन का परमाणु। अब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया। तो अब यौगिक का निर्माण आपको समझ में आया कि कैसे हुआ। ये कैसा यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है, क्योंकि आयनों की उत्पत्ति के कारण इनका निर्माण हुआ है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दान हुआ है और ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो एक तरीका होता है बंध बनाने का ये, कि एक कोई इलेक्ट्रॉन दे दे और कोई ले ले, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसमें पूरी तरह इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है। सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को फिर पूछने जाएगा नहीं। जब तक NaCl है तब तक सोडियम इलेक्ट्रॉन से कोनो उसका वास्ता नहीं। अब इलेक्ट्रॉन ही दान कर दिया, उसका क्लोरीन का हो गया इलेक्ट्रॉन। अब उस पर सोडियम का कोई वश नहीं, सोडियम का कोई उस इलेक्ट्रॉन पे वश नहीं है, ठीक ना, कोई कंट्रोल नहीं है। जो दान कर दिया, बात खत्म। तो ऐसे होता है, ये आयनिक बंध होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह स्थानांतरित होते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु। अब आता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि लेक्चर ऐसे ही लंबा चला गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसी और चैप्टर में, किसी और लेक्चर में आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे देंगे। बस आप बॉन्ड के बारे में समझ जाइए, आशा है कि समझ जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वैसे उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, हाई स्कूल में बाद में हम पढ़ा देंगे। देखिए ये जो सहसंयोजक आबंध है ये कब बनते हैं, तो ये तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में बाबू कौ इलेक्ट्रॉन है, कहीं था, हाइड्रोजन के पास है कहीं था, तो बाहरी कोश में भी है कहीं। और दूसरा हाइड्रोजन लाएंगे तो उसके पास भी है कहीं। आप देखे होंगे हर जगह लिखा होता है H2। क्यों लिखा होता है H2? इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वहाँ पे सहसंयोजक आबंध बना होता है। अब देखिए
ये हाइड्रोजन कहता है कि देखो हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों हीलियम के जैसा बनना चाहते हैं, अभी बताया ना, या तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर बाहरी कोश नंबर 1 है, देखो लो हम परमाणु बना देते हैं। लो परमाणु, ये बाहरी कोश, ये परमाणु और ये बाहरी कोश हो गया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोनों परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश की संख्या क्या है? बाहरी कोश नंबर 1 है, कोश नंबर 1 है। अगर कोश नंबर 1 है, सेल नंबर 1 है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अस्थायी हो जाएगा। तो अब ये हाइड्रोजन परमाणु कहता है देखो, ना तो हम तुमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना ही हम ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा दे के एगो आवारा हो जाएगा, एगो अस्थायी हो जाएगा, है कि नहीं? दिक्कत हो जाएगा। तो ये कहता है देखो ऐसा काम करते हैं कि फायदा दोनों लोगों का हो। तो हाइड्रोजन कहता है देखो हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दो। हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक जगह यहाँ पे बीच में रख रहे हैं टेबल पे, तुम भी अपना एक टेबल पे अपना जो भी इलेक्ट्रॉन है रख दो। अब ये दोनों हाइड्रोजन कगरिया के खड़े हो गए सब, और दोनों हाइड्रोजन कगरिया के खड़े हो गए सर। अब ये हाइड्रोजन बोला कि अगर हमको ज़रूरत होगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, अस्थायी हो जाएंगे। और ये हाइड्रोजन बोल रहा है अगर हमको ज़रूरत होगा तो हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अस्थायी हो जाएंगे। मतलब दोनों की इस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंसी है, दोनों का इस पे अधिकार है, क्योंकि दोनों ने मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया है ना। तो ये क्या बना? ये बना सहज संयोजक बंध, क्योंकि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन के वास्ते जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दोनों एक इलेक्ट्रॉन के वास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के लालच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, साझेदारी का रिश्ता बना है, इसलिए इसको बोलते हैं सहज संयोजक बंध। सह मतलब साथे साथे, संयोग कर रहे हैं, साथे साथे इलेक्ट्रॉन देके आपस में संयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए सहज संयोजक आवर्त कब बनता है? जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे कौन सामान सझिया का नहीं होता है, आप देखेंगे पटीदारी में पंपिंग सेट होता है सिंचाई करने वाला, कैसा होता है? सझिया का होता है। हम भी चलाएंगे तेल डाल के, आप भी चलाइएगा, खराब होगा आप भी बनवाइएगा, हम भी बनवाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो बिगड़ता है वही पटीदारी में बनवाता है, कहता है कि नहीं हम नहीं बनवाएंगे, दोनों लोग बनवा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप बिगाड़े आप बनवाइए, ठीक ना। वो तो सब पटीदारी का मैटर है। यहाँ पे देखिए मतलब कि दोनों हाइड्रोजन की इसमें भागीदारी है, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया और उससे बॉन्डिंग किया, और बॉन्डिंग करके क्या बना दिया? बॉन्डिंग करके ये सहसंयोजक बंध बना दिया, और इसी से बन गया H2। H मतलब एक H और एक H मिल करके H2 बन गया। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु। तो यही 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिल गए, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। क्या बन गया बाबू? हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। अब हाइड्रोजन इसी रूप में होता ही, हाइड्रोजन इसी रूप में होता है, अणु रूप में। कभी हाइड्रोजन का स्वतंत्र परमाणु के रूप में नहीं आप खोज सकते हैं। थोड़ा हम भी थक गए हैं बोलते बोलते। चलिए अब आते हैं अगला, मान लेते हैं कार्बन लेते हैं। थोड़ा सा कार्बन हमको समझाना है क्लास 10th के हाई स्कूल चैप्टर में, तो उसको भी ले लेते हैं। कार्बन, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है बाबू, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक 6 होता है। 2 कार्बन ले लेते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है? 6 है, 6 है परमाणु क्रमांक। दोनों का हम परमाणु बना भी लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये इसका परमाणु का नाभिक, ये इसका पहला कोश, ये इसका दूसरा कोश, ये इसका पहला कोश, ये इसका दूसरा कोश, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पहले में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। पहले में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। पहले में दोनों में मैक्सिमम 2 भर दिए। दूसरे में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 8, लेकिन 2 भर दिए 6 में से, बचा कौन है? 4 ना बचा है जी, तो इसमें 8 कहाँ से बनेंगे? तो इसमें 4 भर देते हैं। क्या करते हैं? 4 ही भर देते हैं, 4 ही भर देते हैं, 4 ही भर देते हैं, ठीक। इसमें भी 4 ही भर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन को लाते हैं। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है? यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन एक ही अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, कैसे कि उसके पास एक ही है, ये तो साझा को वो करेगा एगो। अब लाते हैं हाइड्रोजन को, कहते हैं देखो बाबू, यहाँ पे कार्बन है, 2 कार्बन है, चलो 1 कार्बन हम ले लेते हैं, 2 नहीं, एक कहीं रहने देते हैं। हम कहते हैं कार्बन है,
कार्बन कह रहा है हमारे पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, हमको 4 गो चाहिए। कोई 4 गो ना तो देने आएगा ना ही 4 गो लेने आएगा, नहीं आ सकता है कोई भी 4 को, नहीं तो कोई ले सकता है, नहीं कोई 4 को इसको दे सकता है। अभी बताएं मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं, तो आयनिक बंध तो ये बना ही नहीं सकता है, आयनिक बंध कार्बन बना ही नहीं सकता है। अब क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा सह संयोजक बंध ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि आयनिक बंध नहीं बना सकता है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दान करना पड़ता है, और पूरा पूरा दान कर रहे हैं अगर, या पूरा पूरा किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो केवल आप मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही ले दे सकते हैं बस। अब ये हाइड्रोजन से रिक्वेस्ट करता है, हाइड्रोजन भाई आइए, कहता है हाइड्रोजन भाई आइए। इसके देखिए ये हम यहाँ पे कार्बन बनाते हैं, कार्बन के बाहरी कोष, ये बाहरी कोष है, अंदर वाला कोष भुला जाइए। बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 4 गो इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन है, ऐसे बीच का लाइनिंग में मिटा देते हैं, इसे डॉटिंग मेथड इसको बोलते हैं। बंध बनाने का, संरचना सूत्र बनाने का ये डॉटिंग मेथड है, ठीक। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अगर बॉन्ड बनाएं तो क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन ये मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन मान लेते हैं, और ये एक हाइड्रोजन मान लेते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ये हाइड्रोजन क्या करते हैं बाबू, हाइड्रोजन कहते हैं देखो हमको 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुमको 4 गो चाहिए, तो हर एक हाइड्रोजन कहता है कि क्या करिए, कार्बन कहता है पहले कि देखो सभी हाइड्रोजन से कार्बन कहता है कि देखो तुम लोग अपना सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह ही रखो, हम भी अपना चारों इलेक्ट्रॉन एक जगह ही रखते हैं, सब एक जगह ही रख देते हैं सब। अगर कार्बन को जरूरत हुआ तो ये 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन को जरूरत हुआ तो हाइड्रोजन एगो इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेकर अस्थायी हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को जरूरत हुआ तो एगो हाइड्रोजन इससे लेकर अस्थायी हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को जरूरत हुआ तो ऐसे, इस हाइड्रोजन को जरूरत हुआ तो ऐसे। अब देख रहे हैं कार्बन को अगर जरूरत है तो इस सबका इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो गया, सबका इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो गया। हाइड्रोजन को अगर जरूरत है तो ये वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को अगर जरूरत है तो ये वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को जरूरत है तो एगो और ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जरूरत है तो और। मतलब जब जरूरत पड़ेगा तब अस्थायित्व ये प्राप्त कर सकते हैं सभी परमाणु, मतलब ये सभी परमाणु अस्थायी हैं। सिंपल भाषा में कहें तो सभी परमाणु अस्थायी हैं, सभी परमाणु कार्बन का, हाइड्रोजन का, सब परमाणु अस्थायी है। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, सब इलेक्ट्रॉन अपना एक जगह गोट करके रख देगा, जिसको जरूरत पड़ेगा लेके चला जाएगा, जिसको जरूरत पड़ेगा जितने इलेक्ट्रॉन का लेके चला जाएगा, बात खत्म है, ठीक। तो ये होता है साझेदारी में, और इसी से बनता है सहसंयोजक बंध, क्योंकि सभी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे बना है सहसंयोजक आबंध। अब इसमें देख सकते हैं सहसंयोजक आबंध में क्या आया है, मेथेन। ये मेथेन का ही हम संरचना बनाए हैं, एक C है और 4 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 गो हाइड्रोजन। CH3OH ये क्या है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल एक एल्कोहल है, क्या बाबू, एल्कोहल है। ये H2 का भी बनाए थे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का भी वैसे ही बनता है, क्लोरीन का भी वैसे ही बनता है Cl2, ठीक। तो ये होता है, क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके, 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन साझा करेंगे, जब इसको जरूरत होगा 2 ही ले लेगा, 8 हो जाएगा। देखिए 7 गो था, एगो साझा किया तो इसमें 6 गो बचा, इसमें भी 7 गो था, एगो साझा किया तो इसमें भी 6 गो बचा, बीच में 2 गो इलेक्ट्रॉन रखा गया, एगो इसका एगो इसका, तो एगो इसमें से आया तो 6 गो, एगो इसमें से गया तो 6 गो, 6 गो है। अगर इस क्लोरीन को जरूरत पड़ा तो 2 गो लेके 8 गो बना लेगा, अगर इस क्लोरीन को जरूरत पड़ा तो 2 गो लेके 8 गो बना लेगा, है ना। तो ऐसे साझेदारी होता है। अब उप सहसंयोजक आबंध क्या होता है, उप सहसंयोजक आबंध, तो इसमें उप सहसंयोजक आबंध में साझेदारी से बंध तो बनता है, लेकिन अगर कोई परमाणु एक्स्ट्रा आ जाता है, भीख मांगते मांगते एगो है, एगो इलेक्ट्रॉन हमको भी दे दीजिए, लो हमारे पास कुछ नहीं है, तो एगो परमाणु जो अस्थायी हो गया रहता है वो एगो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपना उठा के दे देता है, कहता है लो तुम भी अस्थायी हो जाओ। जैसे कि देखिए यहाँ पे N है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में बाबू 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, गिन लीजिएगा आप, भर के देख लीजिएगा, सॉरी 7 गो कह रहे हैं, कितना होता है, 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के बाहरी कोष में। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कौ गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 3 2 5, ठीक, 2 गो 5 गो। अब होता क्या है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए तो 3 गो इसको मिल सकता है, तो नाइट्रोजन इसीलिए आयनिक बंध भी बना सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस सहसंयोजक बंध भी बनाता है, तो हाइड्रोजन के साथ ही सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसे बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध ऐसे बनाता है। नाइट्रोजन कहता है देखो
हाइड्रोजन लो, तुम लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो सकते हो, हमसे एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों लोग लेके अस्थायी हो जाना। तीनों को हाइड्रोजन का जरूरत है क्योंकि तीनों को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसमें 5 को पहले से था, 5 3 8, इसीलिए तीनों को हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, ठीक ना। तो 3 को हाइड्रोजन, 5 को पहले से था, 3 को और हाइड्रोजन आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन जो है क्या कहता है, देखो अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा हम सब तुम सबका इलेक्ट्रॉन सब ले लेंगे, अस्थायी हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है देखिए बाहरी कोश के कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिए हैं, तो बाहरी कोश में 5 गो थे, सब 3 को बाहरी कोश में साझेदारी में भाग लिए हैं। साझेदारी में कौन भाग लिया है, 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, नाइट्रोजन का 3 गो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे रह गया। अब ये वो कहीं से घूमता हुआ हाइड्रोजन आता है, कहता है देखिए 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 हमको ये वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मिल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस में आता है कहीं से घूमते घूमते, कहता है देखिए अगर हमको 2 गो इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब कि वो और जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास ना, देखिए हाइड्रोजन पे प्लस क्यों आया, हाइड्रोजन पे एगो प्रोटॉन था और एगो इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के न्यूट्रल बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन चला गया बस प्लस का दबदबा, इसीलिए हाइड्रोजन पे कितना प्लस आ सकता है, केवल एक प्रोटॉन के कारण एक ही प्लस आ सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही प्लस आता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में था वो निकाल दिया, हाइड्रोजन प्लस हो गया। तो कोई इसको लात मार के भगाया है, अभी रोते गाते आया है नाइट्रोजन के पास, कह रहा है आप अस्थायी हो गए, हमको भी अस्थायी कर दीजिए। तो नाइट्रोजन मुहा के अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, इस H+ को दे देता है, कहता है लो तुम भी अस्थायी रहो। तो ऐसे अगर दान होता है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म का ही दान हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध। पहले तो उप सहसंयोजक आबंध, पहले तो सहसंयोजक आबंध बना और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग नहीं लिए वो किसी को दान कर दिया गया, तब हो गया उप सहसंयोजक आबंध। पहले सहसंयोजक आबंध बना था, लेकिन एक कोई हाइड्रोजन रोता हुआ आया तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि शेयरिंग में, जो कि साझेदारी में भाग नहीं लिया था, वो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जोड़ा, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, जोड़ा एक जोड़ा था, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया, ये हाइड्रोजन अस्थायी हो गया, हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कैसे यौगिक बनते हैं। यहाँ पे क्या बना है, तो ये NH3 बना है और ये H+ फिर से आ गया है तो NH4+ बन गया, ठीक ना। तो ये भी एक यौगिक है, H3O+ भी एक यौगिक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है। ये लास्ट वाला बॉन्डिंग उतना उपयोगी नहीं है आपके लिए, उपसहसंयोजक बॉन्डिंग ये 11th 12th में आता है, हाँ हाई स्कूल के लिए यहाँ तक उपलब्ध है, वैसे यहाँ तक सफिशियंट है। दूसरा सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध तक अगर आप समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका शुरू करेंगे कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर। उसके लिए ये ज़रूरी था, ये पढ़ के ही आप उस चैप्टर को पढ़ने जाइएगा, ऐसे जाएंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। वैसे ही लेक्चर हमको पहले ही केमिस्ट्री शुरू करने के पहले बनाना चाहिए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अभी भी बनाया है तो अभी कोई देर नहीं हुई। अभी भी जो लोग पढ़ेंगे अगर शुरू से, तो इस लेक्चर को पढ़ के ही तभी केमिस्ट्री को चालू कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज़, ठीक ना। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।